नमस्कार दोस्तों। अपराधों वारदातों की कहानियों की श्रृंखला में आज की हमारी जो कहानी है वो थोड़ा सा पुरानी है। आज की हमारी कहानी 11 फरवरी 2023 की है और आज का हमारा जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का एक ज़िला है दुर्ग, और दुर्ग की एक जो थाना है वो है खुर्सीपार, और खुर्सीपार थाने की लेबर कॉलोनी की एक घटना है। प्रेम विवाह करना क्या इतना गलत होता है? दो बालिग लड़के लड़की अगर अपने खुशी से कोई फैसला लेते हैं, कहीं एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, परिवार की अनुमति नहीं लेते हैं, तो हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारे अधिकार ये हमें सुरक्षा देते हैं कि प्रत्येक लड़की को लड़के के साथ या लड़के को लड़की के साथ अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने के लिए छूट है, क्योंकि वो बालिग है। अब तो हमारे कानून ने लिव इन रिलेशनशिप की भी मान्यता दे रखी है, लेकिन हमारे सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप अगर देखा जाए तो ये मान्यता समाज स्वीकार नहीं करता है, और समाज अगर स्वीकार भी कर लेगा तो वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाता है। परिवार के बड़े बुजुर्गों को लगता है कहीं ना कहीं समाज में उनकी बेइज्जती हो रही है। प्रेम विवाह से ही जुड़ा हुआ ये किस्सा आपके समझ प्रस्तुत है। आज की कहानी लेबर कॉलोनी, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग। वहाँ का रहने वाला अमृत देवलाल, जो कि पेशे से टेलर का ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाता था, और वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्यों को माल लेकर जाता था। उसकी पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटा आकाश साथ में रहता था। और 11 फरवरी 2023 को वो अपनी बड़ी बेटी के ऊपर तलवार से घातक हमला कर देता है। जब परिवार में उसकी पत्नी बड़ी बेटी को बचाने के लिए आती है तो ये उसके ऊपर भी हमला कर देता है। माँ को बचाने के लिए 2 छोटी बहनें भी आती हैं तो उनके ऊपर भी ये हमला कर देता है। मतलब इतनी गुस्सा थी, इतना इसके अंदर समाज में अपने चेहरे को दिखाने के लिए दानव बन बैठा था। इसने एक बार भी इसके मन में अपने बच्चों के प्रति प्रेम नहीं आया, किसी प्रकार सोचा ही नहीं, और तलवार से उनके ऊपर 8 बार प्राण घातक हमला कर दिया। हमला करने के बाद सुबह 3 या 4 बजे का समय था। चिल्लापों की आवाज़ से मोहल्ले वाले जग गए। सभी लोग तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी गई। घटना स्थल पर खुर्सीपार थाने के जो एसएचओ थे वो पहुंचते हैं और तुरंत सभी लोगों को सुपौल के अस्पताल में एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाता है और भर्ती कराया जाता है। सभी की हालत नाजुक बनी हुई थी और उसी नाजुकता में एक लड़की की मृत्यु भी हो जाती है। और ये पीछे के रास्ते से अमृत देवलाल फरार हो जाता है, और फरार हो जाने के बाद ये सीधे खुर्सीपार थाने में पहुंचकर सारे घटनाक्रम को बताते हुए सरेंडर कर देता है, और ये बताता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों पर प्राण घातक हमला कर दिया है। जैसा कि इसकी पत्नी का नाम देवती राय था, और इसकी बड़ी वाली बेटी का नाम वंदना था जिसकी उम्र 20 साल थी। दूसरी बेटी का नाम ज्योति राय था जिसकी उम्र 18 साल रही होगी, और उससे छोटी बेटी का नाम प्रीति राय था जो कि 16 साल की रही होगी। 16, 18 और 22 साल की 3 बेटियां और पत्नी देवती राय। इन लोगों को अस्पताल में ये लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे थे। ऐसे में ये उसका अपराधी जो था वह स्वयं जाकर थाने में सरेंडर कर देता है। और ये जब इसको वहाँ के जो एसएसपी हैं श्री अभिषेक पल्लव जी,
जिनको आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। दुर्ग जिले के जिस समय यह घटना हुई फरवरी में, उस समय वहाँ के एसएसपी थे श्री अभिषेक पल्लव जी, जो कि मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। और वो आपने यूट्यूब पे उनके बहुत से वीडियो देखे होंगे जिस पर वो क्रिमिनल की एक्टिविटी, क्रिमिनल की सोच, क्रिमिनल के भावों को समाज को दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं। वो दिखाते हैं कि क्रिमिनल मन से क्या सोचता है, वो क्राइम करने से पहले क्यों नहीं सोचता है, और क्राइम करना किस प्रकार वो क्राइम करता है, क्राइम के समय उसके मन में क्या चल रहा होता है, क्राइम के बाद अपने बचने के लिए वो क्या करता है। इन सभी प्रकार की एक्टिविटी को श्री अभिषेक पल्लव के बहुत से यूट्यूब पर वीडियो हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जब ये अपराधी थाने में हाजिर होता है तो इसको भी वहाँ के एसएसपी श्री अभिषेक पल्लव के पास पेश किया जाता है, और अभिषेक पल्लव के सामने जो ये बताता है, आप भी सन्न रह जाएंगे। ये बताता है मेरी बड़ी बेटी वंदना राय, जो कि मोहल्ले के ही एक अभिषेक सिंह से शादी कर लिया था, और शादी करने के बाद वो दोनों फरार हो गए थे। दोनों बालिग थे। मुझे मालूम था, थाने में मैंने रिपोर्ट कराई थी, लेकिन उससे हम लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर लिया और अपनी पत्नी को और अपनी बेटियों को भी सख्त हिदायत दी थी। इसने परिवार से, समाज से हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है, नाक कटवा दिया है, हम लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। ऐसी बेटी हमारे लिए मर गई है जिसने समाज की पवित्रता को भंग किया है। उसके बाद सारे परिवार ने रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन मैं ट्रक चलाता था और ट्रक चलाने के लिए बाहर चला जाता था। 4-4, 5-5, 6-6 दिन बाद वापस आता था। वो ये भी बताता है कि मैंने अभी ट्रक लिया था, जो कि लोन पर लिया था, और मैं कक्षा 7 पास हूँ, लेकिन अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। बेटियों को बीटेक, बीए अच्छी पढ़ाई भी कराई, लेकिन मेरी बेटी ने समाज की प्रतिष्ठा को भंग कर दिया, समाज की मर्यादा को उल्लंघित कर दिया और अभिषेक से इसके शादी कर ली। पत्नी को बार बार मना किया था कि उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानी। एक बार मैं जब बाहर गया हुआ था, वो उसको अपने घर पर बुला लेती है। ये सूचना जब मुझे प्राप्त होती है तो मैं घर जब जाता हूँ तो इससे पूछता हूँ, तो मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटियाँ मेरे ही खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, और खड़े हो जाने के बाद जब उनका मन होता था तब वो उसको घर पर बुला लेती थी। उसके एक बेटा भी हो चुका था, शादी के 1.5-2 साल हो चुकी थी, तो बेटा भी हो चुका था। ऐसे में मैं अंदर से बहुत गुस्से में था, पका हुआ था। मैंने प्लान बना लिया था कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्होंने मेरी नाक तो कटा दी है और रोज़ उसको घर घर में बुलाकर और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे घर में 5 साल पुरानी एक तलवार पड़ी हुई थी। उस तलवार से छावनी चौक की पंचाल में जाकर, वहाँ पर पंचाल धार वाला है, पंचाल धार वाले को 500 रुपये देकर मैंने तलवार में धार कराई। एसएसपी महोदय पूछते भी हैं कि धार वाले ने यह नहीं पूछा कि तुमने धार क्यों करवा रहे हो, तो बताता है कि मैंने धार सिर्फ इसलिए करवाई थी, पूछा ही नहीं और ना मैंने कुछ बताया, और आके तलवार को मैंने अपने बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे छुपा दिया। 10 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, मैं जागता रहा। मेरा पूरा प्लान था कि इसको रास्ते से हटा देना है। इसके पहले भी मैंने 3 दिन पहले, 11 फरवरी के पहले भी प्लान बनाया था, लेकिन मेरा प्लान उस दिन कैंसिल हो गया। पता नहीं क्या, उस दिन मैं उस पर हमला नहीं कर पाया। 10, 11, 9 बजे तक मेरी पत्नी को इसी बात पे लेकर बहुत कहा सुनी और बहस होती रही। फिर मैं जाके सो गया, नींद अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन तब पर भी सो गया, और 1:30-2 बजे मैं उठ गया। उठने के बाद मैंने सबसे पहले मैं अपनी बेटी को ही मारना चाहता था, लेकिन जब मैं बेटी को मारने के लिए तलवार उठाया तो मेरी पत्नी सबसे पहले आ गई, और इसलिए मैंने पत्नी पर भी प्राणघातक हमला कर दिया। उसके बाद बड़ी बेटी, फिर मंझली बेटी, फिर छोटी बेटी पर एक के बाद 8 बार तलवार से वार किया गया, जिसमें उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई।
सभी लोगों की स्थिति ज़्यादा खराब होने के कारण उनको भिलाई के सुपोला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भिलाई के सुपोला अस्पताल से इनको शंकराचार्य अस्पताल भेजा गया और शंकराचार्य अस्पताल में भी इनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। फिर उससे पूछा गया कि तुमने बेटों के ऊपर हमला क्यों नहीं किया, तो वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि कह रहा था बेटों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बेटियों को भी नहीं मारना चाहता था, मैं सिर्फ बड़ी बेटी को ही मारना चाहता था, लेकिन इन लोग बचाने आई तो गुस्से में कमांड नहीं कर सका और जिसकी वजह से प्राणघातक हमला कर दिया। जबकि इनकी बड़ी बेटी की मृत्यु भी हो गई है। अब उसके छोटे बच्चे का पालन पोषण या तो उसकी नानी करें या जिस लड़के से हुई है वो करे। दामाद घटनास्थल पर मिला था, जिसको उसने पुलिस को अपना बयान भी दर्ज कराया था और ये बताया था कि हमारे ससुर अमृत देवलाल ने ही इन चारों लोगों पर प्राणघातक हमला किया है। दामाद के बयानात के अनुसार FIR पंजीकृत कराई गई। उसी पंजीकृत के अनुसार उसको वो स्वयं थाने में सरेंडर किया था। उसके खुद के बयान, खुद के वो तलवार भी बरामद कर ली गई और तलवार बरामद करने के बाद जिन कपड़ों को उसने हमला किया था उसमें जो दाग धब्बे थे उसको भी बरामद किया गया। वहाँ क्या जो इसके घर का माहौल था उसको क्राइम की जो पट्टी होती है उसको लगा कर वो किया गया। फोरेंसिक जांच कराई गई, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए गए और उन्हीं एविडेंस के आधार पर भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसको जेल भेजा गया। लेकिन आज की हमारी घटना में आपने देखा होगा प्रेम विवाह समाज कभी स्वीकार नहीं करता। आज के पाश्चात्य संस्कृत वाले युग में भी प्रेम विवाह को बहुत कम माता पिता ही होंगे जो स्वीकार करेंगे, लेकिन आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो प्रेम विवाह को कहीं से भी स्वीकार नहीं करते। उनको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी झूठी शान में ऐसा लगता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग, वो जो हमारे अगल बगल के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई बंधु, हमारे अपने क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि उनकी बेटी ने इतना गंदा कार्य क्यों किया। अगर कोई युवा बालिग व्यक्ति, लड़का या लड़की अपनी सहमति से आपस में विवाह कर लेता है तो ये संविधान तो इसकी मान्यता देता है, लेकिन हमारा समाज कभी भी इन चीज़ों की मान्यता नहीं देता। आज की घटना में भी यही हुआ। उसकी बेटी वंदना ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अभिषेक सिंह के मोहल्ले के ही लड़के अभिषेक सिंह से शादी कर ली थी। दोनों की कास्ट अलग थी। ये जात इसका राय था, वो जात का ठाकुर था। तो जाति की बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कुल, गोत्र, ये सब भी बहुत मायने रखता है। इसमें जब नीची बिरादरी की लड़की या नीची बिरादरी का लड़का एक दूसरे से शादी करते हैं, ऊंची बिरादरी में जाते हैं, तो इसमें पारिवारिक विघटन, हत्याएं, वारदातें और कभी कभी बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध हो जाते हैं। जबकि कानून, पुलिस, प्रशासन, संविधान सभी युवा लड़के लड़कियों को प्यार करने के लिए उनको कहीं ना कहीं अधिकार प्राप्त दिए हुए हैं। लेकिन जब परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा हमारी सहमति से शादी करे, पुराने अगर हम धर्मशास्त्रों में भी देखेंगे तो गांधर्व विवाह का प्रचलन पहले से था, जिसमें एक प्रेमी जोड़ा शादी करे, एक दूसरे की सहमति से साथ रहे, तो लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन इस प्रकार के जघन्य अपराध में हमारे परिवार का ही अभिभावक, बड़ा भाई, बड़ा पिता, चाचा या सगे संबंधी ऐसे वारदातों को जन्म देते हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही निंदनीय है। आपसी सहमति से बेटी अगर चाहती है या बेटा अगर चाहता है, उसकी खुशी अगर उसी में है, तो उसको सहमति से इसको कर देना ही उचित होगा। आप सभी लोग सजग रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। इसी भावना के साथ आज का वीडियो यहीं पर बंद किया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।